नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां दोस्तों थका नहीं सकती, परिस्थितियां दोस्तों हरा नहीं सकती। सो अब मैं आवाज दूंगा हमारे ग्रेट लीडर, डायनामिक लीडर, इस मंच के क्रिएटर श्री मिस्टर तुलसी सर को, और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्लीज वेलकम मिस्टर तुलसी सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। प्लीज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर, प्लीज वेलकम सर। हेलो। थैंक यू मनु सर, मुझे मंच पर बुलाने के लिए। वेलकम सर, आपका वेलकम सर। ओके सर। दोस्तों, माई सेल्फ तुलसीराम जेंगटे फ्रॉम राजूरा, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र से, और मैं एक पार्ट ऑफ ऑन पैसिवियन हूं और इस मंच का क्रिएटर। साथियों, जिस प्रकार से यहाँ मुझे इनवाइट किया गया है, हमारे आज के मॉनिटरिंग आज के हमारे मॉनिटर मनोज सर ने लाजवाब तरीके से मुझे यहाँ इस मंच पर इनवाइट किया है, और आज टीम ओपीएस टाइगर एंड एमवीएस के मंच पर ये नाम उच्चारण करने के लिए ही काफी हमारे साथियों को तकलीफ हो रही है। मंच का नाम है साथियों टीम ओपीएस टाइगर एंड एमवीएस। इस मंच पर सभी हमारे साथियों का स्वागत है। लगभग 27 अटेंडीज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं तहे दिल से सभी अटेंडीज एवं कोर टीम के सभी सभासद एवं आज के सभी हीरोज जो अपना रोल यानी महत्वपूर्ण भूमिका आज इस टीम ओपीएस टाइगर एंड एमवीएस के मंच पर निभाने वाले हैं, और जो आज के हमारे जो प्रेजेंटर है, जो आईटी क्षेत्र से आते हैं, उन्हें काफी सालों का एक्सपीरियंस भी है दोस्तों आईटी क्षेत्र का, और वो इस मंच पर 2 सेशन दे चुके हैं, टेक्निकल सेशन। आज का ये तीसरा सेशन है अवेयरनेस के प्रति। तो आज इस सेशन में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमें नोट करने को मिलने वाले हैं। साथियों, आप पेन और डायरी लेकर बैठे, और जब भी हमारे प्रेजेंटर मिस्टर रजत कपूर सर इस मंच पर आएंगे, तो कोई भी हमारा साथी जो आज इस मीटिंग को अटेंड किए हैं, वो कृपया अपने माइक और कैमरे को ऑन ना करें, यानी कि ले देकर कोई भी स्विच को वो छेड़छाड़ ना करे, जिससे कि हमारे प्रेजेंटर को तकलीफ उठाना पड़े। तो ठीक है साथियों, मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज के हमारे जाबाज लीडर एंड मॉनिटर मैं पुनः मंच पर बुलाना चाहता हूं मनोज दुबे सर को। वेलकम ऑन द स्टेज मनोज दुबे सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, वेलकम है आपका। थैंक यू सर। मैं आज के इस मंच का आगाज करते हुए आगे चलते हैं दोस्तों। हमारे आज के जो होस्ट हैं, उनको किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं ना कि सूर्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, वो किसी प्रमाण का मोहताज नहीं होता। तो दोस्तों, हमारे आज के जो होस्ट हैं, उनके लिए चंद लाइनें पेश करता हूं। आभूषणों की भेंट में मान और स्वाभिमान होना चाहिए, नारी का भी हर घर में सम्मान होना चाहिए। नाम अहिल्या सीता हो या झांसी की रानी, नाम अहिल्या हो या झांसी की रानी, हर सत्यवान को अपनी सावित्री पर अभिमान होना चाहिए। सो यू आर मोस्ट वेलकम मैम, मीना कुमारी मैम, जो हमारी आज की डायनामिक होस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है मैम। यू आर मोस्ट वेलकम कुमारी मीना मैम, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मनोज सर, थैंक यू। क्या बात है, माइंड ब्लोइंग आपकी एनर्जी आज,
और बिल्कुल क्यों ना हो, आज आपका परफॉर्मेंस है तो हर किसी की कोशिश होती है कि मेरा जो फर्स्ट परफॉर्मेंस है वो बेस्ट टू बेस्ट होना चाहिए, और बिल्कुल आपकी कोशिश बिल्कुल 100% सक्सेस रही। सो थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए आज टीम ओपीएस टाइगर एंड एमबीएस के मंच पर। और जितने भी सभी पैनल पर हैं, सभी होस्ट और जितने भी सभी लीडर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का वेलकम है और दिल से मैं अभिनंदन करती हूँ इस मंच पर कि आज वो सभी यहाँ से नॉलेज गेन करने के लिए फिर से जुड़े हैं आज इस इवनिंग सेशन में, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। यस फ्रेंड्स, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, हमारी ड्यूटी, हमारी फर्ज बनता है कि हमें उसे कैसे रखना है अपने अकॉर्डिंग, जो कि आज के प्रेजेंटेशन में आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा। तो सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि लास्ट तक सेशन में बने रहें और अपना फीडबैक जरूर रखें। और अगर जरूरत पड़े, सभी का थिंकिंग पॉइंट और माइंड अलग अलग होता है, सबकी सोचने की शक्ति अलग अलग होती है, तो आप जो भी ऐड करना चाहें अपने फीडबैक के माध्यम से रखें। और इससे एक चीज ये भी प्रूफ होती है कि आपने कितने अच्छे से सेशन को सुना और आपके पास उसके अलावा और क्या एक्स्ट्रा नॉलेज है उस चीज के रिगार्डिंग, जो आप फीडबैक में ऐड करके यहाँ हम लोगों के सामने आप रखोगे। सो सभी का धन्यवाद करते हुए आज के हमारे मॉनिटर हैं, हमारे मनोज सर हैं और तुलसी सर जो इस मंच के क्रिएटर हैं, मैं उनको भी दिल से धन्यवाद करती हूँ इतना शानदार मंच बनाने के लिए। आज के हमारे जो मॉनिटर अजय सर हैं और होस्ट में मैं हूं, और मेरे साथ देने के लिए यहाँ पर आज गोपाल सर जुड़े हुए हैं। सो मैं अपने साथी नेक्स्ट होस्ट का यहाँ पर वेलकम करूंगी। सो प्लीज वेलकम है गोपाल सर आपका, आप आए और अपनी आगे की कार्यवाही कंटिन्यू करें। मोस्ट वेलकम गोपाल सर। थैंक यू मीना मैम, आपका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं जो आपने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया। दोस्तों, माय नेम इज गोपाल सिंह बिस्ट एंड आई एम पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। आई बिलोंग टू दिल्ली एंड मैं आज के शानदार टीम ओपीएस टाइगर एंड एमवीएस के मंच पे जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं और सभी मान्यवर सभासद और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट मुझे यहाँ पे सुन भी रहे हैं और जो यहाँ इस मंच पर उपस्थित हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सभी को वंदन करता हूं। साथियों, आज बहुत ही शानदार, आज का बहुत ही जो हमारा टॉपिक्स है, जो कि अभी हम मीना मैम ने भी आप सभी को बताया है, जिस तरह से हमारे एक प्रेजेंटर जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जो आज बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हुए हैं, एनवायरनमेंट अवेयरनेस। तो किस तरह से आज इसकी अवेयरनेस है, वो आज वो उनकी झोली में क्या है, तो आज वो बखूबी से आप सभी के सामने रखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे पेशेंस रखें, बने रहें शुरू से लेके अंत तक, और प्लीज प्रोटोकॉल का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अपने माइक का या बीच में डिस्टर्बेंस नहीं करनी है प्लीज। क्योंकि होता क्या है कि जो हमारे प्रेजेंटर होते हैं वो एक लय में बात कर मतलब उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो बीच में अगर डिस्टर्बेंस होती है तो उनका तो लय बिगड़ जाती है। सो प्लीज इसका ध्यान रखें। और मैं आज हमारे जो प्रेजेंटर हैं बहुत ही शानदार, एक डायनेमिक लीडर्स और यंग लीडर्स जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। उनका नाम है रजत कपूर। सो आईटी से बिलोंग करते हैं, आईटी से ही वो फील्ड से हैं, कम से कम उनको 15 साल का एक्सपीरियंस है उनको भी। तो हमारे दोस्तों, हमारे इस टीम ओपीएस टाइगर्स के अंदर बहुत ही अच्छे हमारे टेकमैन से, तो जो कि आईटी से रिलेटेड है, जैसे जितेंद्र सर हमारे टेक मैन हैं, तो हमारे ये रजत कपूर जी भी एक आईटी से ही बिलोंग करते हैं। तो मैं उनका यहाँ पे आज मैं उनका दिल से यहाँ पे उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ। सो प्लीज मिस्टर रजत कपूर सर, यू आर मोस्ट वेलकम। सो प्लीज कम ऑन द स्टेज। Thank you, Gopal sir. Thank you. Thank you. Thank you, Manoj sir. Thank you, Tulsi sir. Thank you, Jitinder sir. Thank you, मीना मैम, और सभी साथियों को मेरी ओर से बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद। आज मेरा थर्ड प्रेजेंटेशन है। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना सबको? मैं ऑडिबल हूँ ना सबको? यस यस सर, यस। थैंक यू मैम, थैंक यू। मुझे थोड़ा इसी का डाउट था, ताकि मेरी प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा वो ना हो कि मैं थोड़ा कम आवाज में बोल रहा हूँ। अभी आज मैंने स्पेशली अपनी ईयरफोन भी कनेक्ट किया अपने लैपटॉप के साथ। तो मैं आपको सबको नजर आ रहा हूँ, वैसे विजिबल हूँ
मेरा लाइव नजर आ रहा है आपको? स्क्रीन क्लियर है आपकी प्रॉपर। ओके मैम, ओके। सो आज मेरे को एटलीस्ट ये टॉपिक तैयार करने में मैं आपको सच बात कहूँ, मेरे को पूरे 7 डेज लगे, क्योंकि मैं अपने ऑफिस के बिजी शेड्यूल से ये सारा प्रेजेंटेशन मैंने तैयार किया, और बहुत ही मेहनत लगती है ऐसे टॉपिक्स तैयार करने में। और मैं स्पेशली ऐसे टॉपिक्स इस बार लाना चाहता था कि जो फ्यूचर में हमारे साथ होने वाला है, और उस फ्यूचर में जो हमारे साथ होने वाला है उससे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे कैसे हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, किस किस चीज का हमने ये देखना कि हमने उस चीज को यूज नहीं करना है, उस चीज से थोड़ा सा दूर रहना है। और तो इसी के ऊपर आज का हमारा टॉपिक है जो कि मैंने तैयार किया है। आप, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? हेलो, यस और नो में जवाब दे दीजिए। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस सर आ रही है नजर। ओके। मेरा टॉपिक है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग आवर इम्पैक्ट एंड टेकिंग एक्शन। मींस इन्वायरमेंटल के ऊपर जो जिस चीज से हमने अवेयर रहना है, और उसके हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे हमारी लाइफ के ऊपर, और हमें उनसे बचने के लिए हमने कौन कौन से एक्शन लेने हैं। तो चलते हैं दूसरी स्लाइड में कि इन्वायरमेंट अवेयरनेस होती क्या है। ठीक है जी। Environment awareness refers to the understanding and recognition of environmental issues, challenges, and their potential impacts on the ecosystem, biodiversity, and human well-being. Means वातावरणीय जागरूकता वातावरणीय मुद्दों, चुनौतियों और उनके पोटेंशियल पर परिस्थिति और समझ को संदर्भित करती है, जो पारिस्थितिकी के प्रणालियों, जैव विविधता और मानव कल्याण पर अपना अभाव डालती है। It involves being conscious of the delicate balance between human activities and natural environment, as well as recognizing the importance of preserving and protecting the earth's resources for present and future generations. यह मानव गतिविधियों और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच नाजुक संतुलन के बारे में सचेत रहने का संदेश देती है। साथ ही पृथ्वी के संसाधनों को आज की और आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित और सुरक्षित रखने की महत्ता को मानती है। ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा। Environmental awareness emphasizes knowledge about environmental issues such as pollution, deforestation, climate change, loss of biodiversity, and resource depletion, as well as adoption of behaviors and practices that promote sustainability and conservation. ठीक है जी। वातावरणीय जागरूकता प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और संसाधनों की उपभोगिता के विषय में ज्ञान को समाविष्ट करती है। साथ ही वह स्थायित्व और संरक्षण को बढ़ावा देने वाले व्यवहारों और अभ्यासों को अपनाती है। यह जागरूकता अक्सर व्यक्तियों और समुदायों को अपने पारिस्थितिक प्रभाव को कम करने, वातावरण संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने और वातावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने वाली नीतियों और अभ्यासों के लिए आगे आने की प्रेरणा देती है। ये होता है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं जी। Understanding our impact on the environment is crucial for several reasons. आइए समझते हैं इस बात को। इसके अलग अलग पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, तो दो पॉइंट्स पर ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है इसका, प्रेजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम्स। Ecosystems provide vital services such as clean air, water, and fertile soil. By understanding our impact, we can identify actions that preserve these ecosystems and prevent
रिवर्सिबल डैमेज। इसका मतलब समझते क्या होता है? परिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, परिस्थितिकी तंत्र स्वच्छ हवा, पानी और उपजाऊ मिट्टी जैसे महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करती है। अपने प्रभाव को समझकर हम उन कार्यों की पहचान कर सकते हैं जो इन परिस्थितिक तंत्रों को संरक्षित करते हैं और अपरिवर्तनीय क्षति को रोकते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब इसको समझते हैं ये क्या होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज कैन लीड टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी व्हिच थ्रेटन्स द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम्स and survival of various species. Recognizing our impact helps in implementing measures to protect and restore biodiversity. मतलब कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता संरक्षण। मानवीय गतिविधियों से जैव विविधता का नुकसान हो सकता है जिससे पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता और विभिन्न प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा है। हमारे प्रभाव को पहचानने से जैव विविधता की रक्षा और पुनर्स्थापित करने के उपायों को लागू करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। ये क्या होता है इसको समझते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन contribute to climate change. Understanding these impacts allow us to implement strategies to reduce greenhouse gas emissions and adapt to changing climate conditions. मतलब इसका जानते हैं क्या होता है हिंदी में। जलवायु परिवर्तन शमन, इसका मतलब होता है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन जलाना और वनों की कटाई जलवायु परिवर्तन में योगदान करती है। जो कि हम पेड़ की कटिंग करते हैं ना, जो हम फॉरेस्ट कटिंग कर देते हैं। अब जो भी बिल्डर्स होते हैं उन्होंने अपनी जैसे मिलें खड़ी करनी होती हैं या कारखाने खड़े करने होते हैं या उन्होंने कुछ और वहाँ पे अच्छा सा बच्चों के लिए पार्क बनाना होता है, तो वो क्या करते हैं कि पेड़ आदि को सारों को काट के वहाँ पे जगह बना देते हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर वो चाहे अपना घर बनाए, चाहे कम्युनिटी हॉल बनाए, चाहे बच्चों का गार्डन बनाए। तो इससे क्या होता है कि उससे क्लाइमेट चेंज आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पेड़ तो बचे नहीं है। पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ से हमें बहुत कुछ मिलता है। तो ये क्या होता है कि उसके ऊपर काफी जलवायु के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। आगे समझते हैं। इन प्रभावों को समझने से हमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की रणनीतियों को लागू करने की अनुमति मिलती है। तो इससे क्या होता है कि आप जैसे ग्रीन हाउस गैस का जो इफेक्ट होता है वो बढ़ता रहता है। आगे बढ़ते हैं आगे पॉइंट पे, रिसोर्स मैनेजमेंट। अब इसको समझते हैं ये क्या होता है। नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स आर फिनाइट। Awareness of our impact helps in managing these resources sustainably, ensuring their availability for future generations. मतलब कि संसाधन प्रबंधन, इसको बोलते हैं संसाधन प्रबंधन। समझते हैं। जल, वन और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। हमारे प्रभाव के बारे में जागरूकता इन संसाधनों को स्थायी रूप से प्रबंधित करने, भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ह्यूमन हेल्थ। Environmental degradation can have direct implications for human health, including respiratory diseases from air pollution, waterborne illness from contaminated water sources, and exposure to toxic chemicals. Understanding our impact enables us to mitigate these risks and protect public health. समझते हैं इस बात को। मानव स्वास्थ्य मीन्स पर्यावरणीय गिरावट का मानव स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है।
देखिए कितनी डीपली बात इन्होंने बोली है, जिसमें वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हम सांस लेते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। दूषित जल स्रोतों से जल जनित बीमारियां फैल सकती हैं, और जहरीले रसायनों के संपर्क में आना शामिल है। जो जो चिमनियों से गैस निकलती है, वो उसमें से जैसे बहुत सारे केमिकल्स बर्न होते हैं, तो उससे जो रसायन पैदा होते हैं, उससे हमें सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है, और आगे जाके हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी इससे ज़्यादा बढ़ सकती है हमारे शरीर में। तो हमारे प्रभाव को समझने से हम इन जोखिमों को कम कर सकते हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इससे क्या होता है, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हमारे पास यहाँ पे आती है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कैन लीड टू सोशल अनरेस्ट एंड इकोनॉमिक instability, particularly in vulnerable communities reliant on natural resources for their livelihoods. Recognizing our impact allows for the implementation of policies and practices that promote sustainable development and social equity. अब इस चीज को समझते हैं, क्या लिखा है इन्होंने, सामाजिक और आर्थिक स्थिरता मीन्स सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पर्यावरणिक गिरावट से सामाजिक अशांति और आर्थिक अस्थिरता पैदा हो सकती है, विशेष रूप से अपनी आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर कमजोर समुदायों में। हमारे प्रभाव को पहचानने से उन नीतियों और प्रथाओं के कार्यान्वयन की अनुमति मिलती है, और सतत विकास और सामाजिक समानता को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ग्लोबल कोऑपरेशन। इसका क्या मतलब होता है, एनवायरमेंटल इशू प्रेजेंट national borders, requiring international cooperation to address effectively. Understanding our impact fosters collaboration among these countries, organizations, and individuals to tackle shared environmental challenges. यानी कि वैश्विक सहयोग, ग्लोबल कोऑपरेशन मीन्स वैश्विक सहयोग, इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब समझते हैं, पर्यावरणीय मुद्दे राष्ट्रीय सीमाओं से परे हैं, जिन्हें प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। हमारे प्रभाव को समझने से साझा पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए देशों, संगठनों और व्यक्तियों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलता है। ठीक है जी, अब इस चीज को समझते हैं। कुल मिलाकर पर्यावरण पर हमारे प्रभाव को समझना गृह के साथ एक स्थायी संबंध को बढ़ावा देने और वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इज द स्टेट ऑफ अवर प्लैनेट, हमारे स्टेट जो प्लैनेट है उसकी स्टेट क्या है। अब उसके स्टैटिस्टिक्स को समझते हैं। स्टैटिस्टिक्स ऑन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मींस डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा। डिफॉरेस्टेशन मतलब कि वनों की कटाई। अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस मींस FAO इसको बोलते हैं, an estimated 10 million hectares of forest are lost annually, equivalent to 27 soccer fields every minute. आप हिसाब लगाकर देख लीजिए कि ये जो इसका जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये जो FAO है, उसके अकॉर्डिंगली एक एस्टिमेट लगाया गया है कि 10 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ जो फॉरेस्ट हैं उसको नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है जी, सालाना नुकसान पहुंच रहा है, जो कि बराबर है 27 सॉकर फील्ड्स एवरी मिनट। जो कि जो सॉकर खेलते हैं ना, सॉकर जिस मैदान में सॉकर खेलते हैं, वैसे आप 27 मैदान ले लीजिए, उसको जोड़ दीजिए, उतनी जो जगह बनती है ना, वो बनती है 10 मिलियन हेक्टेयर। तो उतना नुकसान हमारी जो वनों की कटाई से हमें हो रहा है।
नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, द अमेज़न रेन फॉरेस्ट ऑफन कॉल्ड द लंग्स ऑफ अर्थ। जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है ना, आपने देखा होगा, जो अमेज़न वो जो नदी भी है एक अमेज़न, तो उसको जो है लंग्स ऑफ द अर्थ बोला गया। हम जो धरती के फेफड़े हैं ना, बेसिकली उसको रेन फॉरेस्ट को वो कहा गया। हैज लॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 17% ऑफ इट्स फॉरेस्ट कवर इन द लास्ट 50 ईयर्स। ये डिफॉरेस्टेशन से, पेड़ कटाई से तकरीबन तकरीबन 17% जो वन है पिछले 50 साल में हम खो चुके हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है। जिसे सोचा जाए तो ऐसा बिल्कुल सोचना भी हमें हिला देता है अंदर से। आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज को? डिफॉरेस्टेशन कंट्रीब्यूट्स टू अप्रोक्सीमेटली 15% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। जो डिफॉरेस्टेशन है 15% ग्लोबल ग्रीन हाउस की जो गैस है, जहरीली गैस है, उसको भी फैला रहा है। आगे बात करते हैं पोल्यूशन मींस प्रदूषण। अराउंड 8 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। एक सेकंड होल्ड कर लीजिए, मैं थोड़ा यहाँ पे जस्ट होल्ड। सॉरी एवरीवन, वो मेरी बेटी आ गई थी, थोड़ा शोर डाल रही थी। हम थे पोल्यूशन के ऊपर। अराउंड 8 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एंटर द ओशंस एवरी ईयर, कॉजिंग हार्म टू मैरीन लाइफ एंड इकोसिस्टम। अब देखिए, अराउंड 8 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ प्लास्टिक, जो 8 मिलियन के करीबन करीबन जो हमारा प्लास्टिक जो हम फेंकते हैं वाटर गर्मी यूज करके, जो कभी कहाँ फेंक देते हैं, जो कभी कहाँ फेंक देते हैं, वो ओशंस में जो बीचेस के ऊपर जाते हैं, जो अक्सर वहाँ पे विजिट करते हैं, वो वहाँ का जो प्लास्टिक वो यूज करते हैं बीच के ऊपर ही फेंक देते हैं। 8 मिलियन के करीब करीब वो प्लास्टिक इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे ओशंस के हर साल, जो नुकसान दे रहा है हमारी मेरीन लाइफ को। मींस जो जो समुद्र के जीव हैं उनको, वो मर रहे हैं उसकी वजह से, प्लास्टिक खा खा के, क्योंकि वो जो समुद्र में जाएगा वो बट ऑब्वियस अंदर भी जाएगा, समुद्र के अंदर भी जाएगा, तो वो प्लास्टिक जितना भी समुद्र के अंदर इकट्ठा हो रहा है वो सारा हार्म पहुंचा रहा है वो जो जीव हैं समुद्र के, उनको, इकोसिस्टम को, जो वहाँ का जो इकोसिस्टम है, और प्लस इकोसिस्टम को। एयर पोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एस्टिमेटेड 4.2 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ्स वर्ल्ड वाइड एनुअली अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको WHO के बारे में तो पता ही होगा, जब हमारा ये कोरोना भी फैला था, तो उस टाइम जो एयर पोल्यूशन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एक तरह का, हवा में जो जहरीली गैस होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, वो 4.2 मिलियन के पास पहुंच चुकी है वर्ल्ड वाइड में। देखो इतना पोल्यूशन फैल रहा है, लोग प्लास्टिक्स यूज कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए। पीछे आया भी था कि हम ज्यादा से ज्यादा पेपर बैग्स यूज करें, पेपर बैग निकालने की कोशिश की थी, लेकिन लोग कहाँ मानते हैं। लोग हमें बोलते हैं कि नहीं, हमें तो प्लास्टिक में चीज चाहिए, हमें तो प्लास्टिक में चीज चाहिए, क्योंकि पेपर जल्दी घर जाते जाते फट जाता है। लेकिन अगर आप पेपर को, अच्छा पेपर यूज करें अपनी शॉप्स के ऊपर, तो वो जल्दी फटेगा भी नहीं। तो कहने का मतलब ये था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वाटर पोल्यूशन अफेक्ट्स ओवर 780 मिलियन पीपल ग्लोबली हु लैक एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अब देखिए वाटर पोल्यूशन भी इतना फैल रहा है, 780 मिलियन पीपल को ग्लोबली नुकसान पहुंचा रहा है अगर आप साफ पानी नहीं पीते तो। आगे सॉरी मैं आगे चला गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको समझते हैं। ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर्स हैव risen by approximately 1.2 degrees Celsius since the pre-industrial era। अब देखिए ग्लोबल एवरेज जो टेम्परेचर है वो कितना राइज कर गया, अप्रोक्सीमेटली 1.2 डिग्री सेल्सियस करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। किसकी वजह से? हम लोगों की लापरवाही के कारण। द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि CO2 है इन द एटमोस्फेयर रीच अ रिकॉर्ड हाई ऑफ ओवर 415 पार्ट्स per million ppm
in 2020, the highest level in at least 8 लाख ईयर्स में। अब आप खुद हिसाब लगा लीजिए, जो CO2 गैस है वो कितनी तेजी से फैल रही है, 415 पार्ट्स में पर मिलियन के हिसाब से। 2020 में देखो ये हाल था, अब तो देखो 2024 आ गया, अब कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। Extreme weather events such as hurricanes, heat waves, and wildfires are becoming more frequent and severe due to climate change। अब देखो जैसे ह्यूरिकेन्स आते हैं, जैसे वो ज्वार भाटा, जैसे उसको ज्वार भाटा ही बोलते हैं आई थिंक उसको, ये ह्यूरिकेन्स को। हीट वेव्स जो निकलती हैं, वाइल्ड फायर्स जो होते हैं, जैसे बिजली कड़की, ठीक है, और जंगल में बिजली कड़के और जंगल को आग लग जाती है, एकदम से पेड़ों को आग लग जाती है, उससे जो वाइल्ड फायर्स निकलते हैं वो बहुत ही आजकल फ्रीक्वेंट होने शुरू हो गए। क्यों हो रहे हैं? वो इस करके हो रहे हैं क्योंकि क्लाइमेट बार बार चेंज हो रहा है। क्लाइमेट क्यों चेंज हो रहा है? वो इस करके चेंज हो रहा है क्योंकि हवा में पोल्यूशन ही बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के नुकसान। The rate of species extinction is estimated to be 1000 times higher than the natural background rate, with around 1 million species currently facing extinction। अब आप देख लीजिए, हर एक चीज़ का देखो, हमारे जो कंट्री में जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने हर एक चीज़ का उन्होंने एक तरह का आंकड़ा यहाँ पे लगाया हुआ है कि हमारे जो स्पीशीज़ हैं, जैसे पहले डायनासोर एक्सटिंक्शन हुए थे, वो कोल्ड ब्लडेड थे, ठीक है जी। और उसके बाद जैसे जैसे प्रदूषण फैलता गया तो वहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज होते गए, तो जो आजकल का क्लाइमेट है और जो पहले क्लाइमेट था वो डायनासोर्स के टाइम का, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर वो अब तक मेंटेन रहता तो ना हमारा ये प्रदूषण फैलता, ना ऐसा कुछ चीजें होती। तो हाँ, ऑलमोस्ट मतलब कि ठंडा इलाका रहता हमारा, इतना गर्म भी ना होता। क्योंकि आजकल सबको देखो जॉब्स चाहिए, जॉब्स करने के लिए फैक्ट्रीज खोलनी पड़ती हैं, फैक्ट्रीज खोलती हैं तो पोल्यूशन फैलता है, ठीक है जी। और ये यहाँ पे लिखा है एक्सटिंक्शन इज एस्टिमेटेड टू 1000। जो चीज पहले नहीं थी वो अब 1000 टाइम्स बड़ी हो चुकी है। नेचुरल बैकग्राउंड रेट के अगर अकॉर्डिंग हिसाब लगाया जाए तो 1 मिलियन स्पीशीज जो हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है हैबिटेट लॉस, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर मेजर ड्राइवर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब आप देख लीजिए, हैबिटेट लॉस जो होता है, जैव विविधता का जो नुकसान बार बार उठा रहा है हमारा जो पूरा जो अर्थ है, वो पोल्यूशन से भी उठा रहा है, वो क्लाइमेट चेंज से भी उठा रहा है, वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन से भी उठा रहा है। जो नेचुरल रिसोर्स को हम ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, बल्कि उसमें कभी इंजेक्शन लगा देते हैं सब्जियों में, कभी कुछ है कभी कुछ, हम ओवर कर देते हैं ना हर एक चीज। हम नेचुरल तो कोई चीज ले ही नहीं पा रहे, हर एक चीज को हम ओवर कर ही जा रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, रिसोर्स डेप्लीशन, संसाधन की कमी। ओ इसको समझते हैं, ओवर 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स फिश स्टॉक्स आर बीइंग ओवरफिश्ड। अब देखिए ना, यहाँ पे जहां पे बात आती है ना ओवर की, मतलब कि कोई भी चीज हमें ओवर नहीं करनी चाहिए। कोई भी जैसे सब्जी हम बनाते हैं घर में, उसको ओवर कुक नहीं करना चाहिए बाद में, क्योंकि उसको दोबारा गर्म करके नहीं खाना। अब जैसे कोई भी हम घर में जितनी भी गृहिणियां हैं, ठीक है जी, उनको ज्यादा नॉलेज होगी। अगर उन तेल को अगर एक बार वो यूज कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, जैसे पकोड़े हमने खाने हैं, ठीक है, हमने एक बार तेल को बनाया, कुक किया, ठीक है, वही तेल को हमने शाम को फिर कुक किया। अब वो जो सेकंड टाइम हमने तेल को कुक किया करना है, उसमें हमारे हार्ट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इस करके बोलते हैं कि जो चीज हमने एक बार यूज कर ली, जो चीज हमने एक बार सब्जी को बना लिया, वही सब्जी हमने उसी वक्त खानी चाहिए, ठीक है जी। जो आटा भी हम गूंथते हैं ना, सुबह का आटा जब हम गूंथते हैं उसको फ्रेश ही गूंथना चाहिए और फ्रेश ही खाना चाहिए। अगर रात का आपका आटा बच जाता है तो उसको या तो आप थ्रो कर दीजिए, या तो उसको दोबारा मत किसी को दीजिए, क्योंकि उसमें बाद में वो पेट की जैसे गैस भी बढ़ाता है। तो मैं एक तरह का आपको ये ओवर का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है जी। इस चीज को समझना आप। जैसे लिखा है, ओवर 1/3 ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक्स आर बीइंग ओवरफिश्ड लीडिंग टू डिक्लाइंस इन फिश पॉपुलेशंस एंड मेरीन इकोसिस्टम। दूसरा पॉइंट है इसका, सॉयल डिग्रेडेशन अफेक्ट्स अप्रोक्सीमेटली 1.3 बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ
land globally, reducing agriculture productivity and threatening food सिक्योरिटी। ठीक है, अब ये जो सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है हमारा बार बार ओवर, देखिए इसका भी आंकड़ा लगाया गया 1.3 बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड ग्लोबली हमें नुकसान पहुंच रहा है इसका, जो कि हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को कम कर रहा है और जो फूड हमारी जो सिक्योरिटी है उसको भी कम कर रहा है। कितना नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। These statistics highlight the urgent need for action to address environmental degradation and promote sustainable practices to protect our planet for future generations। समझते हैं इस चीज को, ये आंकड़े पर्यावरणीय गिरावट को संबोधित करने और भावी पीढ़ियों के लिए हमारे गृह के रक्षा के लिए टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब देखिए मैंने एक तरह का यहाँ पे चार्ट आपके लिए बनाया है कि ये कैसे सारा कुछ काम करता है। जो जो मैंने पॉइंट्स अभी डिस्कस किए हैं, इसका एक तरह का मैंने विजुअल आपको दिखाया है, विजुअल्स डिपिक्टिंग एनवायरमेंटल इश्यूज। अब एनवायरमेंट ये हमारा हो गया ग्लोब, आपके सामने सबसे पहले ग्लोब है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या क्या हमारे ये जो नुकसान देने वाली चीजें हैं। सबसे पहले तो ओवर पॉपुलेशन, ठीक है जी, इसकी फोटो आप देख पा रहे हैं। दूसरा है सॉइल कंटेमिनेशन इरोजन, जो मैंने अभी आपको बताया। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसका भी मैंने आपको बताया अभी। पोल्यूशन, ये देखिए मैंने बताया था ना आपको, चिमनी में से जो पोल्यूशन निकल रहा है, जो हम फैक्ट्रीज खड़ी कर रहे हैं उसमें से जो पोल्यूशन निकल रहा है, जो कि मैंने बताया था कि करना भी पड़ रहा है थोड़े, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट हर एक को चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद देखिए डिफॉरेस्टेशन, पेड़ की कटाई। देखिए पेड़ों की कटाई, जितनी जितनी पेड़ों की कटाई होती जाएगी ऑक्सीजन की मात्रा उतनी कम होती जाएगी, CO2 और फैलते रहेगा। लॉस ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हमें इतना प्योर वाटर पीने को नहीं मिलता, अगर पीने को मिलता है तो वो बहुत महंगा होता है, वो भी आपको पता है। पानी एक ही है लेकिन उसको अलग अलग तरीके से बेच रहे हैं, पता ना आपको, पता ही होगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, अब इसको चीज को समझते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज contributing to environmental problems such as industrialization, deforestation, overconsumption, etc. पहला पॉइंट को हम समझते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या चीज है। द रैपिड ग्रोथ ऑफ industrial activities has led to increased emissions of greenhouse gases such as carbon dioxide, CO2, methane, and nitrous oxide, N2O, contributing to climate change। ये जो नेचुरल हमारे ये जो गैसेज हैं, CO2 गैस भी बहुत नुकसानदायक है। मीथेन गैस इतनी जहरीली होती है कि पूछे मत, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। और ये जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस है, तो ये भी बहुत ज़्यादा गैस होती है। 3 तरह की गैसेज हैं जो कि चिमनियों में से बाहर आती हैं जब भी हम कुछ वहाँ पे अपना वर्क करते हैं इंडस्ट्रीज में। Industrial process also release pollutants and toxic chemicals into the air, water, and soil, leading to air and water pollution and soil contamination। तो उसमें से जो चिमनी में से जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, जब वो नीचे जो भी वो चीज़ें बनाते हैं, उसमें से जो केमिकल बाहर आते हैं, खासकर जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं उनको ज़्यादा वहाँ पे भारी नुकसान भी होता है। कभी कभी उनका चालान भी कट जाता है कि इतना आप फैला रहे हो, तो उसको भारी नुकसान भी झेलना पड़ता है कई बार। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारा डिफॉरेस्टेशन अकर्स primarily for agriculture, logging, urbanization and infrastructure development। जो डिफॉरेस्टेशन है एग्रीकल्चर को इफेक्ट करता है, लॉगिंग को इफेक्ट करता है, अर्बनाइजेशन को इफेक्ट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चरल expansion, especially for livestock grazing and soya bean cultivation, is a major driver of deforestation in regions like the Amazon rainforest and Southeast Asia। जो फॉरेस्ट को जब क्लियर करते हैं एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के लिए, स्पेशली लाइव स्टॉक के लिए, सोयाबीन कल्टीवेशन, कोई भी कल्टीवेशन के लिए, तो बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट जैसे इलाकों को और साउथ ईस्ट एशिया को। डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स इकोसिस्टम्स, डिस्ट्रॉयड हैबिटेट्स एंड रिड्यूसेस बायोडाइवर्सिटी, लीडिंग टू लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल इम्बैलेंस एंड लॉस ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। जो डिफॉरेस्टेशन है इकोसिस्टम्स के साथ जब हम छेड़छाड़ करते हैं
तो वो इम्बैलेंस हो जाता है हमारा इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम इम्बैलेंस होना मीन्स, जैसे सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक जंगल है, ठीक है जी। अब जंगल का रूल है, जंगल में घास उगता है। अब घास कौन खाता है? घास खाता है हिरन हमारा, ठीक है जी। अब हिरन को कौन खाता है? हिरन को खाता है शेर, ठीक है जी। अब जैसे जैसे ये स्पीशीज होते हैं, ये एक दूसरे की एक आप हिसाब लगा सकते हैं, रिक्वायरमेंट है। और ये जो इकोसिस्टम होता है, ये सारा इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम हिल जाता है। अब जैसे फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे, डिफोरेस्टेशन आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो फिर जो जंगली जानवर है वो कहाँ जाएंगे? वो तो हमारे शहर की तरफ आएंगे ना। अब जैसे वो शहर की तरफ आएंगे, उनको भूख लगेगी, वो हमारे बच्चों के ऊपर इफेक्ट करेंगे, ठीक है जी। छोटे बच्चे हैं, उनको समझ नहीं आती, चाहे वो बड़ा भी हो कोई भी। तो शेर को देख के तो सारे डरते हैं। जो जानवर हैं निकल के शहर, जंगल से निकल के, जंगल तो रहा नहीं, जंगल तो अपने सारों ने काट दिया। अब वहां से निकल के वो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर उनके लिए अलग से फिर एक जगह बनानी पड़ेगी, जो कि जैसे हमारे जू होते हैं, आपने देखा ही होगा। अब जू में भी उनको सारी फिर फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी, जू की जगह खरीदनी पड़ेगी, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। किसकी वजह से? सिर्फ डिफोरेस्टेशन करने की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, ओवर कंजम्पशन। Overconsumption of natural resources, including fossil fuels, water minerals, and timber, places excessive pressure on ecosystem and depletes finite resources. हर एक चीज की, कोई भी चीज आप अगर ओवर करते हो, चाहे बॉडी हो, चाहे फ्यूल्स हो, चाहे वाटर हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे टिम्बर हो, चाहे प्लेसेस हो, किसी चीज की ओवरनेस नहीं करनी चाहिए, चाहे वो इकोसिस्टम के रिसोर्सेज भी ओवर नहीं करना चाहिए कुछ भी। आगे पढ़ते हैं, कंज्यूमरिज्म ड्रिवन लाइफस्टाइल्स कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट फॉर रिसोर्स डिप्लीशन, वेस्ट जनरेशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये जो हमारा कंज्यूमरिज्म जो बढ़ रहा है, जो हमारे लाइफस्टाइल हम देख पा रहे हैं, जो हम बड़े बड़े होटल खोल रहे हैं, बड़े बड़े ये मॉल खोल रहे हैं, बड़े बड़े ये क्या इसको बोलते हो आप, शोरूम्स खोल रही है, तो ये सब एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। ओवर कंजम्पशन ऑल्सो एग्जिबिट inequalities and disparities in resource distribution, leading to social and environmental injustices. ओवर कंजम्पशन भी आपको पता है कि अगर अगर हम ओवर कंजम्पशन करते हैं तो वो इनइक्वलिटीज पैदा करती हैं, डिसपैरिटीज पैदा करती हैं, किसमें? रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में, लीडिंग टू, जो कि लीड इफेक्ट करता है हमारा सोशल एंड इन्वायरमेंटल इनजस्टिस को, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब इस चीज को समझते हैं। रैपिड अर्बनाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रोड्स, buildings and transportation networks lead to habitat loss, fragmentation and degradation. अब जो अर्बनाइजेशन है, जैसे एक होता है ना रूरल एरिया, एक होता है अर्बन एरिया। मैं एग्जांपल की तरह आपको समझाता हूँ। रूरल एरिया में क्या होता है और अर्बन एरिया में क्या होता है। रूरल एरिया जैसे पिंड हो गए, हमारे गांव हो गए, और जो अर्बन एरिया है जैसे हमारे ये शहर टाइप हो गए। इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होती है, ठीक है जी, उसको बढ़ावा दे रही है ये, ठीक है जी। हमारी जो कम्युनिटी है, जो हमारी ह्यूमन कम्युनिटी है, उसको बढ़ावा दे रही है। क्या कर रही है? रोड्स बना रही है, उसके ऊपर बिल्डिंग्स बना रही है, उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स बना रही है, उसके ऊपर जो कि हैबिटेट का लॉस कर रही है, फ्रेगमेंटेशन का लॉस कर रही है, डिग्रेडेशन का लॉस कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अर्बन स्प्रॉल enroaches upon natural habitats, displaces wildlife and increases pollution and environmental stressors in urban areas. जो हमारा अर्बन स्प्रॉल है, इनरॉच कर रहा है नेचुरल हैबिटेट्स को, जो हमारे जो है ना नेचुरल हैबिटेट्स जो हैं हमारे, उसको वाइल्ड लाइफ को इफेक्ट कर रही है, पोल्यूशन को इफेक्ट कर रही है, पोल्यूशन ज़्यादा दे रही है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो रहे हैं, लोगों को दिमाग में स्ट्रेस हो रहे हैं। पोल्यूशन फैलेगा तो बट ऑब्वियस है उसको हम इनहेल करेंगे, मीन्स अंदर सांस लेंगे तो फिर जो अर्बन एरियाज में जो हम जो रह रहे हैं, उसको भी जो उनके जो दिमाग में वो स्ट्रेस
फैल जाएगा। नहीं यार, इतना पोल्यूशन है, जब भी देखो बाहर रश ही पड़ा होता है सड़कों पे, इतनी गाड़ियां हो गई हैं। मैं इतना का को एग्जांपल दे रहा हूँ इसका, कि जैसे हम इतना रश देखते हैं, पहले क्या होता था, लोग साइकिल पे जाते थे, पैदल जाते थे, तो इतना पोल्यूशन नहीं फैलता था, ठीक है, लोगों की अच्छी सेहत भी बनी रहती थी, अंदर जो अच्छा जो प्राकृतिक जो हवा है उसको अच्छी तरह से इनहेल करते थे, बिल्कुल नेचुरल, सब कुछ नेचुरल होता था। आजकल देखो सड़कों पे गाड़ियां चलती हैं और सारा पोल्यूशन फैलता है, जिसको वो इनहेल करते हैं, और उनकी इनमें उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो सारा ऑफिस जाके निकलता है, किसी का अपनी शॉप पे जाके निकलता है। कईयों की आजकल ये तो है नहीं कि घर के पास ही शॉप्स हैं, घर के पास ही ऑफिस हैं, इतनी इतनी लोगों को दूर जाना पड़ता है, एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है उनको, तो जो रास्ते में जो उनको ट्रैफिक फेस करना पड़ता है, उससे जो पोल्यूशन जनरेट होता है, वो बीच में जो वाइल्ड लाइफ भी उनके आती है। जैसे सपोज करो कई बंदे जंगल एरिया के साथ में, जंगल एरिया कईयों का पड़ता है, तो वो सारा पोल्यूशन वाइल्ड लाइफ को भी इफेक्ट करता है। यहाँ पे लिखा है ना डिसप्लेसेस वाइल्ड लाइफ, तो उसको भी काफी पोल्यूशन इफेक्ट करता है, क्योंकि वहां से गाड़ियों का रास्ता बनाया हुआ है लोगों ने, किसने, लोगों ने। Infrastructure projects such as dams, highways, and industrial facilities can have significant environmental impacts, including habitat destruction, water pollution, and disruption of ecosystem. तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, जो ह्यूमंस बना रहे हैं, जैसे डैम्स तैयार कर रहे हैं, हाईवेज तैयार कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली किसको इफेक्ट कर रहा है, इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है जी, जिससे कि वाटर पोल्यूशन, डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोसिस्टम भी उसके नुकसान पहुंच रहा है उसको। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पोल्यूशन। Human activities including industrial emissions, vehicle exhaust, agriculture runoff, and proper waste disposal contribute to various forms of pollution, such as air pollution, water pollution, soil contamination. ये चीज मैंने अभी आपको समझाई है। Pollution poses serious threats to human health, biodiversity and ecosystems, leading to respiratory diseases। हमारे lungs को इफेक्ट करता है, lungs को इफेक्ट करेगा तो हम सांस लेने में प्रॉब्लम आएगा, waterborne illness आएगी, और इकोसिस्टम डिग्रेडेशन होगी। एड्रेसिंग these human driven environmental problems requires collective action, sustainable practices and policies in interventions to mitigation impacts, conserve natural resources, promote environmental sustainability। मतलब इन मानव चालित पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावों को कम करने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक कार्रवाई, टिकाऊ प्रथाओं को नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन द एनवायरनमेंट। ये भी मैंने पॉइंट वाइज बनाया, इसको समझते हैं। इंक्रीज्ड रिसोर्स कंजम्पशन, मैंने आपको टॉपिक बताया अभी, इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन द एनवायरनमेंट। इसका पहला पॉइंट है इंक्रीज्ड रिसोर्स कंजम्पशन। समझते हैं इसको। एज द पॉपुलेशन ग्रोज सो डज द डिमांड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फूड, एनर्जी, रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है, हमारी ग्रोथ होती है, फैमिली की ग्रोथ होती है, वैसे वैसे जो नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड है बढ़ती है। कौन से नेचुरल रिसोर्सेज? वाटर की। वाटर हमने पीना ही पीना है, क्योंकि हमारी 90% जो बॉडी है वो पानी से बनी है। फूड की, फूड भी चाहिए एनर्जी के लिए, ठीक है जी, और एनर्जी भी चाहिए, एंड रॉ मटेरियल्स भी चाहिए हमें यूज करने के लिए। इंक्रीज्ड कंजम्पशन लीड्स टू exploitation of resources, depletion of fresh water sources, deforestation, habitat loss and increased pollution levels। तो ये जो कंजम्पशन है, जब ये बढ़ जाती है तो इससे ओवर एक्सप्लॉयटेशन होती है किसकी? रिसोर्सेज की। डिप्लीशन ऑफ फ्रेश वाटर की डिप्लीशन होती है, रिसोर्सेज की डिफॉरेस्टेशन होता है, हैबिटेट लॉस होता है, इंक्रीज पोल्यूशन लेवल। तो पोल्यूशन के लेवल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
प्रेशर ऑन इकोसिस्टम्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है। समझते हैं इस चीज को कैसे पड़ते हैं। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ रिजल्ट्स इन हैबिटेट destruction and fragmentation due to the urbanization, agriculture expansion, and infrastructure development. This leads to loss of biodiversity, disruption of ecosystems, and decline of wildlife population, threatening the stability and resilience of ecosystem। जो है जब इकोसिस्टम्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है और जो हमारी जो क्या बोलते हैं पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जाती है वो क्या करती है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कर देती है, फ्रेगमेंटेशन कर देती है किसकी, अर्बनाइजेशन की, जो कि अर्बन एरियाज हैं हमारे, जैसे मैंने आपको पहले बताया है उसकी, एग्रीकल्चर को एक्सपेंशन करती है, एग्रीकल्चर पता ही होगा आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है। दिस लीड्स टू, जो कि नुकसान करती है बायोडाइवर्सिटी को, डिस्क्रिप्शन इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा थ्रेटन करती है, नुकसान करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इंक्रीज्ड पोल्यूशन। हायर पॉपुलेशन डेंसिटीज कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज्ड पॉपुलेशन लेवल्स। जो पॉपुलेशन के लेवल्स हैं, ज्यादा से ज्यादा जो हमारी पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जाती है वो पोल्यूशन लेवल को बढ़ाती है, इंक्लूडिंग एयर पोल्यूशन को बढ़ाती है। फ्रॉम किससे, व्हीकल एमिशन से, जो हमारी गाड़ियों से धुआं निकलता है उससे, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से, जो कि हम इंडस्ट्रियल में काम करते हैं उससे, क्योंकि इंडस्ट्री में अगर काम नहीं करेंगे तो जॉब्स नहीं मिलेंगी। ठीक है, अगर जॉब चाहिए तो इंडस्ट्री में काम करना पड़ेगा। कारखाने कैसे चलेंगे, मशीन्स के थ्रू। मशीन्स में से क्या निकलता है, धुआं। ठीक है जी। एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो फॉसिल फ्यूल्स हम बर्न करते हैं उससे भी नुकसान होता है। वाटर पोल्यूशन ऑल्सो एस्केलेट्स ड्यू टू untreated sewage, agricultural runoff, and industrial waste disposal, leading to contamination of water bodies and degradation of aquatic ecosystems। जो हमारे जल के जीव हैं उसको, उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट से, क्योंकि सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट कहाँ जाता है, समुद्र में जाता है। यहाँ पे अभी है ना कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। तो वाटर बॉडीज जो हैं, वाटर बॉडीज कहा गया है जल के जीवों को, उनको नुकसान पहुंचता है। एक्वाटिक इकोसिस्टम्स जो बने हुए हैं उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैंड यूज चेंज। जानते हैं इसका मतलब, पॉपुलेशन ग्रोथ ड्राइव्स लैंड यूज चेंजेस इंक्लूडिंग कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट, वेटलैंड्स एंड नेचुरल हैबिटेट्स into agricultural lands, urban areas, and industrial zones. This alters the landscape, reduces green spaces, and fragments habitats, impacting biodiversities and ecosystem functions। मतलब कि जो जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ होती जैसी जाती है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम लैंड यूज़ करते हैं, जो कि नुकसान पहुंचाता है। ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाता है, वेटलैंड्स को नुकसान पहुंचाता है, नेचुरल हैबिटेट्स को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्रेशर ज्यादा देना। ग्रोइंग पॉपुलेशंस स्ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स सच एज ट्रांसपोर्टेशन, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। जो कि हमारा जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है वो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ते हैं, उससे वाटर सप्लाई जो है वो ज़्यादा देनी पड़ती है, सैनिटेशन में प्रॉब्लम आती है, वेस्ट मैनेजमेंट होती है। फिर inadequate infrastructure can lead to overcrowding population, environmental health hazards, particularly in urban areas with high population। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ट्रैफिक का बढ़ता रहता है, जितनी गाड़ियां होंगी, जितनी फैमिलीज होंगी, उतना ट्रैफिक, उतना वो गाड़ियां रखेंगे अपने घर में, और जितनी गाड़ियां रखेंगे उससे सड़कों पे ज़्यादा ओवर क्राउड फैलेगा तो ज़्यादा पोल्यूशन फैलेगा। नुकसान किसको होगा, इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट से क्या होगा, इन्वायरमेंट हेल्थ हैजर्ड्स फैलेंगे, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेने में दिक्कतें आएंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्लाइमेट चेंज। पॉपुलेशन ग्रोथ contributes to increased greenhouse gas emissions, primarily through higher energy consumption, industrial activities, and transportation। पॉपुलेशन बढ़ने से कंट्रीब्यूट वो करती है ग्रीन हाउस गैस को
हायर एनर्जी कंजम्पशंस जो यूज़ करती है वो जो इंडस्ट्रीज़ में एक्टिविटीज़ चलती हैं उसके कारण, और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। देखिए, अगर इंडस्ट्रीज़ में जैसे कोई माल डालना होता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ कैसे चलती हैं, माल डालेंगे, माल बनाएंगे, फिर वो वहाँ से माल को शिफ्ट करेंगे, कहाँ करेंगे, अलग अलग शॉप्स के ऊपर, अलग अलग शोरूम्स के अंदर, ठीक है जी। उसको बनाने में सबसे पहले जो होता है पोल्यूशन फैलता है, क्लाइमेट चेंज होगा, फिर उसको ले जाने में मीन्स ट्रांसपोर्टेशन जो उसकी होगी, उसको ले जाने में भी पोल्यूशन फैलेगा, ठीक है जी। ये इस पॉइंट का मतलब है। दिस एग्जर्बेट्स क्लाइमेट चेंज, इससे क्लाइमेट चेंज होगा, लीडिंग टू राइजिंग टेम्परेचर्स, टेम्परेचर बढ़ेगा वातावरण का, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे, सी लेवल राइज करेगा, सी लेवल भी बढ़ेगा जैसे जैसे पोल्यूशन फैलेगा, और डिसरप्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को भी ज़्यादा नुकसान होगा, और कम से कम हमें फूड मिलेगा। कई बार होता है ना कि जैसे हम सब्जी मंडी में जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी आज ये वाली जो फसल है उसको नुकसान हो गया, क्यों हो गया, वो इसी करके हो गया क्योंकि क्लाइमेट चेंजेस शुरू हो जाते हैं, किसकी वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से। अगला पॉइंट है रिसोर्स स्कार्सिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट, संसाधन की कमी और संघर्ष। पॉपुलेशन ग्रोथ एग्जैगरेट्स कंपटीशन, मीन्स कंपटीशन को बढ़ा देता है। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कंपटीशन को बढ़ा देता है, किस लिए, फॉर स्कार्स रिसोर्सेज, दुर्लभ संसाधनों के लिए, such as water, land and food, leading to conflicts over resource access and distribution, means संसाधनों की पहुंच और वितरण का टकराव की स्थिति पैदा हो रही है, ठीक है जी। Resource scarcity can trigger social unrest, displacement and migration with implications for regional stability and security। यानी कि संसाधनों की कमी से क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा पर प्रभाव पड़ने के साथ सामाजिक अशांति, विस्थापन और प्रवासन हो सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, हमारे कॉन्सिक्वेंसेस ऑन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये भी मैंने पॉइंट वाइज बनाया है। पहला पॉइंट है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, मीनिंग पर्यावास हानि और विखंडन। समझते हैं इसको। एज ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सपैंड, जैसे जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, नेचुरल हैबिटेट्स मींस प्राकृतिक निवास जो हैं, आर क्लियर्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर, प्राकृतिक निवास जो हैं वो एग्रीकल्चर से बिल्कुल क्लियर होते जा रहे हैं। अर्बनाइजेशन जो शहरीकरण है वो बढ़ता जा रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो कि बुनियादी ढांचे का विकास जैसे कि के लिए जो यूज हो रहा है। दिस लीड्स टू हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, पर्यावास हानि और विखंडन के लिए, आइसोलेटिंग वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड रिड्यूसिंग बायोडाइवर्सिटी, मीन्स वन्य जीव आबादी को अलग करना पड़ रहा है और जैव विविधता को कम करना पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है जी स्पीसीज एक्सटिंक्शन, इससे क्या होता है, प्रजातियों का विलुप्त होना, प्रजातियां विलुप्त हो ही जा रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पहले पहले कि डायनासोर, जैसे डायनासोर की प्रजाति आई थी, ज्यादा ठंड होती थी तो वो सर्वाइव कर जाते थे, उसके बाद जैसे जैसे पोल्यूशन फैलता गया वो प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो गई, ठीक है जी। इसको समझते हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पोल्यूशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज threaten wildlife species with extinction. Loss of habitat and disruption of ecosystems contribute to the decline of numerous species। यानी कि आवास विनाश, प्रदूषण और संसाधनों के अत्यधिक दोहन से वन्य जीव प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है। आवास की हानि और पारिस्थितिक तंत्र में व्यवधान कई प्रजातियों की गिरावट में योगदान देता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी डिसरप्शन इकोसिस्टम फंक्शंस, मींस पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों में व्यवधान। जानते हैं इसको। पॉपुलेशन ग्रोथ डिसरप्ट्स इकोसिस्टम फंक्शंस सच एज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, pollination and water purification। Loss of biodiversity can
destabilize ecosystems, making them more vulnerable to environmental disturbances. जानते हैं इसको, जनसंख्या वृद्धि, पोषक तत्वों के चक्रण, परागण और जल शुद्धिकरण जैसे पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों को बाधित करता है। जैव विविधता का नुकसान पारिस्थितिक तंत्र को अस्थिर कर सकता है, जिससे वे पर्यावरणीय गड़बड़ी के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, लॉस ऑफ कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन प्रजाति का नुकसान भी हो रहा है। क्या है ये, अब इसको स्टडी करते हैं। कीस्टोन स्पीशीज प्ले क्रिटिकल रोल्स इन मेंटेनिंग इकोसिस्टम एंड स्ट्रक्चर and functions. Population growth threatens keystone species through habitat destruction, leading to cascading effects on ecosystem health and stability. यानी कि जनसंख्या वृद्धि से निवास स्थान के विनाश के माध्यम से प्रमुख प्रजातियों को खतरा है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और स्थिरता पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। ठीक है जी। अगला है वाटर पोल्यूशन एंड हैबिटेट डिग्रेडेशन, जल प्रदूषण और पर्यावरण का क्षरण। Increased population from human activities contaminates water bodies, degrading aquatic habitats and threatening aquatic biodiversity. Population growth exacerbates pollution levels, impacting freshwater ecosystems and species. Next points है climate change effects, ये भी सेम ही है वैसे तो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सर आपका सॉल्यूशंस। अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज के, ठीक है जी। Individual actions reduce, reuse, recycle, conserve energy, etc. Individual actions play a crucial role in mitigating environmental impacts and promoting sustainability. Here are some key actions individuals can take. ये मैं फटाफट आपको पढ़ देता हूँ, छोटे छोटे ही हैं। Reduce consumption means minimize unnecessary consumption of goods and resources to reduce and demand of raw materials and energy intensive production processes. आप जितनी ज़्यादा कंजम्पशन को रिड्यूस करेंगे उतना ही आपके लिए फायदा है। Reuse items, opt for reusable products and materials whenever possible instead of single use items. Reusing them reduces waste generations and conserve resources. उसको ज़्यादा से ज़्यादा reuse करिए। Recycle materials, practice proper waste segregation and recycling to divert recyclable materials from landfills. Recycling conserves resources, reduce energy consumption and minimizing environmental pollution. ये भी recycle के ऊपर ही हो गया एक तरह का। Conserve energy, reduce energy consumption by turning off lights, appliances when not in use, using energy efficient appliances and lightnings. उन्होंने बोला है कि जैसे आप घर में लाइटनिंग यूज़ करते हैं उसकी कम से कम उसको यूज़ कीजिए, ताकि जो आप घर में ट्यूब जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, उससे ज़्यादा एक तो एनर्जी लगती है और आपका ठंडक जो होती है वो मिस हो जाती है कहीं ना कहीं, तो उससे हीट ज़्यादा निकलती है। तो उसको कम से कम यूज़ कीजिए जब आपको ज़रूरत नहीं है घर में। फालतू की लाइटें लुइटें ना जगा के रखें घर में, इससे आपका बिल भी कम आएगा। एंड ऑप्टिमाइजिंग होम इंसुलेशन एंड हीटिंग कूलिंग सिस्टम्स, ज़्यादा से ज़्यादा होम इंसुलेशन यूज़ कीजिए, हीटिंग कूलिंग सिस्टम यूज़ कीजिए, ठीक है जी। जो कूलिंग सिस्टम है खासकर उसको ज़्यादा यूज़ करिए, यानी कि बल्कि उसको यूज़ करने के हीटिंग प्रोडक्ट्स को ज़्यादा ना यूज़ कीजिए। यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी, स्विच टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज सोलर, विंड एंड हाइड्रो पावर टू रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स एंड मिटिगेट ग्रीन हाउस एमिशंस। ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ कीजिए, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया। Practice water conservation, use water efficiently by fixing leaks, installing water saving fixtures and reducing water usage in daily activities such as bathing, dishwashing.
कम से कम पानी का प्रयोग कीजिए और अपने घर की टूटियां बिल्कुल बंद करके रखिए, लीकेज ना हो उनमें। वैसे भी बोलते हैं कि अगर पानी घर में अगर लीक कर रहा हो तो उससे आपका बुध भी ज़्यादा खराब होता है। बुध एक तरह का ग्रह होता है, आपका जो बुध ग्रह है वो भी खराब होता है अगर आप घर के नल खुले छोड़ देते हैं। फिर जब पानी आता है प्रेशर से तो वो सारा ही रात चलता रहता है, क्योंकि आप बंद करना ही भूल जाते हैं। लीकेज नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की, अगर आप फ्लश भी करते हैं तो उसकी भी आप देखिए लीकेज नहीं होनी चाहिए। और जितना से ज़्यादा हो सके आप पानी को बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पानी आने वाली डेट में बहुत ज़्यादा एक तरह का आपका इम्पोर्टेंट वो बहुत इम्पोर्टेंस रखने वाला है आपकी लाइफ में, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा कमी आने वाली है। ये मैं आपको फ्यूचर की बात बता रहा हूँ। Support sustainable transportation. Choose sustainable transportation options such as walking, biking, carpooling, and using public transport to reduce greenhouse effect emissions from personal vehicles. ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, ठीक है जी। और कम से कम आप ये जो व्हीकल्स हैं उसको यूज़ कीजिए, कम से कम हो सके तो। ईट सस्टेनेबिलिटी, अडॉप्ट अ प्लांट बेस्ड डाइट और रिड्यूस मीट कंजम्पशन और टू लेसन एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑन फूड प्रोडक्शन इंक्लूडिंग डिफॉरेस्टेशन, वाटर यूसेज एंड ग्रीन हाउसिंग। वो कह रहे हैं कि अपनी डाइट में जो मांस मच्छी खाते हैं उसको मत खाइए, और हो सके तो ये वाला फूड खाइए, प्लांट बेस्ड फूड खाइए अगर हो सके तो। प्रमोट एनवायरमेंटल अवेयरनेस, एडुकेट अदर्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एडवोकेट फॉर सस्टेनेबल practices and support initiatives and policies that protect the environment. सब लोगों को जागरूक कीजिए कि एनवायरनमेंट को बचा के रखिए, क्योंकि आने वाले टाइम आपको नहीं पता है, आने वाले टाइम में बहुत कुछ होने वाला है। जो हमारी जो वर्ल्ड वॉर है वो भी शुरू होने वाली है, उससे क्या क्या इफेक्ट आने लगेंगे, उससे पहले आप प्रिकॉशंस लेके रखिए। ये टॉपिक आज का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाया है मैंने स्पेशली सबको सोचकर बनाया है। मैंने ऐसे ही नहीं ये बनाया है, मेरे को बहुत टाइम लगा है ये टॉपिक तैयार करने में, सोचने में, ताकि सबका फायदा हो सके, ठीक है जी। बाय incorporating these individual actions into daily routines, individuals can contribute to positive environmental outcomes, conserve natural resources and promote a sustainable future. मतलब कि इन व्यक्तिगत कार्यों को दैनिक दिनचर्या में शामिल करके व्यक्तिगत सकारात्मक पर्यावरणिक प्रमाणों में योगदान दे सकते हैं आप। प्राकृतिक संसाधनों का संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं और सभी के लिए स्थायी रूप से बहुत ही बढ़िया है, ठीक है जी। जस्ट होल्ड ऑन। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। अब गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है इसको समझते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस प्ले अ क्रिटिकल रोल इन एड्रेसिंग एनवायरमेंटल इश्यूज एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी। हियर आर सम कॉमन टाइप्स ऑफ पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड। गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है? एनवायरमेंटल प्रोडक्शन लॉज उन्होंने बनाए हैं। गवर्नमेंट इनेक्ट्स लॉज टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंटल फ्रॉम पॉल्यूशन, हैबिटेट, फ्रॉम अदर harmful activities. These laws may include regulations on air, water. गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रही है, ठीक है जी। दूसरा है एमिशन स्टैंडर्ड्स। गवर्नमेंट ने सेट एमिशन स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं, रेगुलेशंस फॉर इंडस्ट्रीज। देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था ना कि गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज के ऊपर भी, जैसे अगर वो ज़्यादा धुआं फैलाते हैं तो उनको चालान काटते हैं, कितना यूज़ करना है, कितना इंडस्ट्रियल वेस्ट हो रहा है, ये सब वहाँ पे उनको सारा हिसाब देना पड़ता है। व्हीकल्स एंड पावर प्लांट्स टू लिमिट द रिलीज ऑफ पोल्यूटेंट्स इनटू द एटमॉस्फेयर। जैसे हम कहते हैं ना कि आपने पोल्यूशन अपना चेक करवाया कि नहीं, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर भी चालान काटती है। पोल्यूशन का सर्टिफिकेट अगर ना हो या पोल्यूशन आपके निकल रहा हो गाड़ी में से, तो उसका सबसे ज़्यादा चालान कटता है। पता है आपको? आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है उसका भी इतना नहीं कटता जितना पोल्यूशन अगर फैल रहा हो आपकी गाड़ी से उसका करता है। क्यों? क्योंकि उससे सबको दिक्कत आती है, किससे? सांस लेने में। नेक्स्ट पॉइंट है जी लैंड यूज प्लानिंग एंड zoning. Land use planning and zoning regulations determine how land can be developed and used, aiming to protect land habitats, preserve open spaces and prevent urban sprawl.
अब लैंड यूज प्लानिंग क्या है कि लैंड को अच्छी तरह आप यूज कर रहे हो, ठीक है जी, कम से कम लैंड यूज कर रहे हो, ज्यादा लैंड नहीं यूज कर रहे, ताकि कई बार होता ना कि हम घर के आगे एक्स्ट्रा जगह छोड़ देते हैं, तो उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है, कि उतना ही लैंड यूज कीजिए जितना आपको रिक्वायर्ड है अपनी फैमिली के लिए। Protected areas and conservation. Governments establish protected areas such as national parks, wildlife preserves, and marine sanctuaries to conserve biodiversity and protect ecosystem from the ह्यूमन एक्टिविटीज। अब मैंने आपको बताया था ना कि गवर्नमेंट ने कितने कितने ये स्टेप्स ले रही है कि वाइल्ड लाइफ को बचा के रखा जाए, वो हमारे शहर में एंटर ना हो, इसके लिए उन्होंने नेशनल पार्क्स बनाए हैं, वर्ल्ड लाइफ रिजर्व्स बनाए हैं, मेरीन सेंचुरीज बनाई हैं, ठीक है जी। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA इसको बोलते हैं। गवर्नमेंट रिक्वायर्स डेवलपर्स टू कंडक्ट EIAs बिफोर अंडरटेकिंग लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स सच एज infrastructure development, industrial facilities, mining operations. EIA access potential environmental projects such as infrastructure development, ये तो पढ़ लिया, impacts and proposed measures। तो वो अभी कोई measures ले रही है अपनी तरफ से। Resource management and conservation, government implements policies to manage conserve natural resources including forest, water resources, fisheries, and wildlife. These policies aim to ensure sustainable use and impact of exploitation, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाई है फिशर्स के लिए, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के लिए, जो कि अप्लाई करनी पड़ती है हर एक को। वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशंस अगला पॉइंट है। गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश रेगुलेशंस फॉर वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स, लैंड रेगुलेशंस एंड हैजार्ड्स, वेस्ट डिस्पोजेबल रिक्वायरमेंट्स टू मिनिमाइज वेस्ट जनरेशन एंड प्रमोट साइकिल एंड रीयूज। इसका मतलब ये होता है कि जैसे गवर्नमेंट आपके घर में, जैसे आप सपोज करो कोई सोसाइटी में रह रहे हो या किसी सेक्टर में रह रहे हो, तो घर में आपका कूड़े वाला आता है ना, वो कूड़ा आपका उठाता है, ताकि आप कहीं बाहर सड़क पे ना कूड़ा गिर दो, प्रॉपर कूड़े वाले रखे हुए हैं, वो कूड़ा आपके घर से सेक्टर से उठा के ले जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं सारे कूड़े वाले? एक तरह का, जैसे आपके घर के आसपास या कहीं घर से कहीं पे दूर, सेक्टर से कहीं दूर, एक उन्होंने वो बनाया होता है जहाँ पे सारा ये कूड़ा रिसाइकल होता है, वहाँ पे वो सारे कूड़े वाले जाते हैं और उस कूड़े को फेंकते हैं। उससे वो सारा कूड़ा जो जलाने वाली चीजें होती है वो जला देते हैं, और जो रिसाइकल करने वाली होती हैं वो वहाँ से रिसाइकल हो जाती हैं, ठीक है। इसके बदले में उनको कुछ मिलता भी है। Renewable energy incentives. Government offer incentives and subsidies for renewable energy development, such as tax credits, feed-in tariffs, and renewable energy mandates to promote transition to clean energy sources and reduce reliance on fossil fuels. Renewable energy के ये भी कोई पॉलिसी के अंदर आता होगा, इंसेंटिव्स सब्सिडीज के ऊपर होते होंगे, जो कि टैक्स क्रेडिट्स वगैरह हैं, जो फीड इन टैरिफ्स हैं, तो ये चीजें होती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं जी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, अब इसको चीज को समझते हैं। ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज सोलर, विंड, हाइड्रो एंड अदर इज क्रूशियल फॉर सेवरल रीजंस। क्यों है, इसको समझते हैं। रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस emissions. Renewable energy sources produce minimal or no greenhouse gas emissions during electricity generation, unlike fossil fuels such as coal, oil, and natural gas. Next point है improving air quality and public health. Fossil fuel combustion releases pollutants such as sulfur dioxide, nitrogen, which contributes to air pollution and respiratory diseases. Switching to renewable, अब देखिए हर चीज में एक ही पॉइंट आ रहा है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही दिक्कत आती है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, हमारे को सांस लेने में दिक्कत आती है। Switching to renewable energy reduces air pollution, improves air quality, and protects public health. जब हम रिन्यूएबल एनर्जी को स्विच करते हैं, बल्कि वो रिन्यूएबल एनर्जी को हम यूज करते हैं, तो वो इन चीजों को हमसे प्रोटेक्ट करती है। Enhancing energy security. Next point है diversifying the energy mix with renewables reduces vulnerability to supply disruptions and price volatility associated with fossil fuel markets. मतलब कि नवीनीकरणीय ऊर्जा के साथ ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाने से जीवाश्म ईंधन बाजारों से जुड़े
आपूर्ति व्यवधानों और मूल्य अस्थिरता की संभावना कम हो जाती है इससे। ठीक है जी। क्रिएटिंग जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अब मैंने बोला था ना, देखो अगर इंडस्ट्रीज लगती हैं तो जॉब्स भी बंदे को मिलती हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। द ट्रांजिशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट्स न्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटीज एंड स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ in industries such as manufacturing, installation, maintenance, and research and development. Renewable energy projects generate local employment and investment benefiting communities and economies. अब देखिए, ये चीज जो किसी के लिए अगर भले के हम कर रहे हैं, भले के नहीं इन दी सेंस, ये चीज जो है अब इस चीज को करने के लिए हमें इंसान तो चाहिए ना, किसी ने तो करनी है। अब उसको फिर गवर्नमेंट जॉब्स देती है कैसे? तो जॉब्स देती है मींस उसको एम्प्लॉयमेंट देती है। एम्प्लॉयमेंट देगी, उसका भी घर का खर्चा चलता रहेगा, वो भी अपनी फैमिली का गुजारा करता रहेगा, और साथ में साथ हमारी जो ये सफाई होती रहेगी, हमारी जो कम्युनिटी की सफाई होती रहेगी, हमारे शहर की सफाई होती रहेगी, और इससे हमें भी फायदा है और उनको भी फायदा है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम्स। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर सस्टेनेबल एंड हैव मिनिमल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल्स। Unlike coal mining, oil drilling, and natural gas extraction, renewable energy projects have lower land use requirements, reduce habitat destruction, and minimize water consumption, helping to preserve natural resources in ecosystem. Means कहने का मतलब ये है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो कम से कम इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती है, फॉसिल फ्यूल्स को इफेक्ट कम से कम करती है। जैसे कि कोल माइनिंग हो गया, ऑयल ड्रिलिंग हो गया, नेचुरल गैस हो गया, एक्सट्रैक्शन हो गया। रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो कम से कम लैंड को यूज करती है। ठीक है जी। और डिस्ट्रक्शन को मिनिमाइज कर देती है, वाटर कंजम्पशन भी बहुत कम लेती है, और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं आपके, जो नेचुरल खाना है, जैसे हम कहते हैं ना, ये जैसे खीरे का आप ले लो, एक खीरा होता है, दूसरा एक नेचुरल वे से बना होता है, एक दूसरे टाइप का खीरा है, एक होता है ऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक चीज है ना वो नेचुरल है, और जो दूसरी चीज है ना उसको जैसे दवाइयाँ छिड़की होती हैं, तो वो चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है कि मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो बचा के रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है एड्रेसिंग एनर्जी पॉवर्टी एंड एक्सेस। रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज offer decentralized and off-grid solutions for energy access, particularly in remote and undeserved areas without access to electricity. Solar home, जैसे कि solar home systems हो गए, wind turbines हो गई, and mini hydraulic plants हो गए, provide clean and affordable energy हो गई, improving living standards हो गया, education हो गया, health care हो गया, and economic opportunities for the communities। ये चीज आपको समझ लगी होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। अब इन्वायरमेंटल एजुकेशन कैसे देनी है, क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ fostering awareness, understanding, and action towards environmental conservation and sustainability। मतलब कि पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के प्रति जागरूकता, समझ और कार्रवाई को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण घटक है। इट encompasses a wide range of education initiatives aimed at promoting knowledge, skills, values, and attitudes that empower individuals and communities to address environmental challenges। इसमें ज्ञान, कौशल, मूल्य और दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शैक्षिक पहलों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जो व्यक्तियों और समुदायों को पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के सशक्त बनाती है। हियर आर सब की एस्पेक्ट्स, प्रमुख पहलू ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। अब ये पॉइंट वाइज समझते हैं इसको, सिर्फ मैंने इसके पॉइंट नहीं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, हिंदी में बता दूंगा आपको। अवेयरनेस बिल्डिंग मीन्स जागरूकता निर्माण। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंटल सिस्टम्स मीन्स पर्यावरण प्रणालियों को समझना। तीसरा है प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस मीन्स तथ्य है प्रथाओं को बढ़ावा देना। चौथा है एम्पावरिंग एक्शन एंड एडवोकेसी, कार्रवाई और वकालत को सशक्त बनाना। पांचवा है फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मीन्स आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। और औपचारिक
एवं अनौपचारिक शिक्षा की एकीकरण। 6वां है कल्टीवेटिंग एनवायरमेंटल स्टीवॉर्डशिप मीन्स पर्यावरणीय प्रबंधन का विकास करना। इंटीग्रेशन इनटू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन मीन्स औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में एकीकरण करना। लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड कॉन्टिन्यूस एंगेजमेंट आजीवन सीखना और सतह संलग्नता। ठीक है जी। अब इसका कंक्लूजन निकालते हैं। ओवरऑल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्लेज अ crucial role in shaping environmentally literate and empowered individuals who are equipped to contribute to a sustainable future for the planet. Means इन्वायरमेंट एजुकेशन जो है वो एक तरह का रोल अदा करती है किसमें, इंडिविजुअल्स को इक्विप करने के लिए, उसकी सस्टेनेबिलिटी, उसके फ्यूचर को, उसके प्लेनेट को बचा के रखने के लिए। बाय फॉस्टरिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस, नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज, एनवायरमेंटल एजुकेशन empowers individuals and communities to become active agents of positive change in addressing environment। तो वो एक तरह का उनका पॉजिटिव एटीट्यूड कर देती है कि उनको अपनी प्रकृति को बचा के रखना है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन इसीलिए दी जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट एंड लास्ट स्लाइड में हम चलते हैं। लो जी, समाप्ति होने वाली है। सो एवरीवन, टुडे वी स्टडीड, आज हमने क्या क्या पढ़ा। अब इसका एक तरह का वो ले लेते हैं। आज हमने पढ़ा है व्हाट इज एनवायरमेंट अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग अवर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, state of planet which included statistics on environmental degradation means deforestation, pollution, climate change, etc. We saw visuals depicting environmental issues, जो मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी। Causes of environmental degradation, impact of population growth on on the environment, consequences of environmental degradation, solutions to environmental issues, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस पढ़ा आज हमने, रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ा आज हमने, एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ा आज हमने। तो इतने सारे पॉइंट्स का मैंने एक तरह का वो आपको इसका संक्षेप मैंने आपको बता दिया है कि आज हमने इस चीज की हमने स्टडी की। इसको बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो ये एक तरह का मैंने टेबल ऑफ कंटेंट तैयार किया है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव गेन सम नॉलेज, सम इंपॉर्टेंट लेसन्स टू सेव आवर एनवायरनमेंट। मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था मेरे लिए और आप सबके लिए। इसको बिल्कुल ध्यान में देना, अपनी रेगुलर लाइफ में इस्तेमाल करना। एंड आई होप सबको अच्छा लगा हो। एंड थैंक यू लास्ट में, थैंक यू सो मच आपका और सिर्फ आपका रजत कपूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू रजत सर, आपने बहुत ही शानदार आज का प्रेजेंटेशन, वाह वाह क्या बात है। आज तो आपने पूरा ही मंच को हिला डाला सर, वाह वाह। बहुत ही शानदार आज जो आपने प्रेजेंटेशन रखा है, यानी एनवायरनमेंट जो आपका बहुत ही शानदार जिस तरह से आपने रखा है, पूरी बखूबी से सारा एनवायरनमेंट अवेयरनेस के बारे में आज आपने बताया, वाकई हमें बहुत ही लाजवाब रहा। और आज बहुत कुछ यहाँ पे हमारे सभी साथियों को आज यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, जिस तरह से एनवायरनमेंट अवेयरनेस आज चल रही है पूरी इस धरातल पे, है ना, तो इकोसिस्टम के बारे में, और इन्होंने जो बहुत सारी चीजें बताई कि किस तरह से फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन कैसे चल रहा है, वाटर पोल्यूशन कैसे हो रहा है, और जितनी भी सारी चीजें हैं आज जो एनवायरनमेंट जो हमारे चल रहे हैं उसकी अवेयरनेस के बारे में जो इन्होंने बताया, वाकई लाजवाब रही। और मैं समझता हूँ कि आज बहुत साथी यहाँ से बहुत कुछ सीख गए होंगे, तो यहाँ से कुछ न कुछ यहाँ से टिप्स सीखे होंगे। तो रजत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। आप ऐसे ही टॉपिक्स नेक्स्ट टाइम इससे भी बढ़िया लेके आए सर। ये तो आपका रहा है और इससे भी बेहतर लेके आए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए साथियों, मैं अभी यहाँ पे हमारे पास अभी समय का बहुत अभाव है, क्योंकि आज जो प्रेजेंटेशन, यस सर एक रिक्वेस्ट है। आज मेरी अपलाइन, मेरा जो जिगर का टुकड़ा है सौरभ, आज वो भी आया हुआ है सर। देखो सौरभ के नाम से उसने हैंड रेस भी किया हुआ है, आज उसने भी मीटिंग अटेंड की है। ओके। तो चलिए दोस्तों, मैं
आज अभी हमारे बीच बहुत सारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं और हम चंद लोगों को लेना चाहेंगे क्योंकि समय का अभाव है। तो मैं लेने से पहले एक कुछ चंद लाइनें आप सभी के बीच बोलना चाहता हूँ। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है ए दोस्तों, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जैसे आज हमारे रजत सर ने अपने लक्ष्य रखा था कि मुझे एक शानदार प्रेजेंटेशन करना है, तो इसी तरह दोस्तों आप भी अपना यहाँ पे फीडबैक जरूर दें अवश्य। तो मैं यहाँ पे अभी देख पा रहा हूँ कि हमारे सौरभ जी यहाँ पे नए गेस्ट हैं। अगर सौरभ सर अगर आप अवेलेबल हैं तो यू आर वेलकम। आप अपना शॉर्ट में फीडबैक रखें 1 मिनट का, प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम। साथियों यहाँ पे समय का बहुत बहुत ध्यान रखना है। चलिए मेरे जो सेकंड होस्ट है मीना मैम, सो मैम आपका वेलकम है, यू आर वेलकम, और आप मंच को आगे संभालें प्लीज। सर थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। और वाकई आज का रजत सर का जो प्रेजेंटेशन है बहुत ही माइंड ब्लोइंग रहा। और आज तो कहते हैं ना जिंगल आला सभी की बाट लगा डाली, और सारा जो प्रेजेंटेशन था वो बहुत अच्छे से डिफाइन किया इन्वायरमेंट के बारे में। हमारे दिमाग में माइंड में पूरी तरह से आ गया है। गोपाल सर 1 मिनट कंटिन्यू करिए आप, 1 मिनट। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। बिल्कुल आपका थोड़ा सा साथियों अभी हमारे होस्ट की कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, तो मैं इसको करता हूँ कंटिन्यू। चलिए साथियों वाकई अब हम आगे नेक्स्ट यहाँ पे मैं पार्टिसिपेंट को देख पा रहा हूँ जिनका हैंड रेज है। तो यहाँ पे सौरभ जी हैं, अगर आपका हैंड रेज है सर, अगर आप